हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पहले बात कर रहे थे, फिर हम एफ ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। तो डी ब्लॉक में लगभग हमने 60% तो कंप्लीट कर ही लिया है, क्योंकि हमने सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ ली हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब ज्यादातर जो क्वेश्चन है यहाँ पर प्रॉपर्टीज से ही पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि N-1D और NS दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये शो करते हैं, साथ में हमने ये भी देखा कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी ये बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसके साथ ये इंटरस्टिशियल जैसे कि सीमेंटाइट, कार्बाइड, ये सारे कंपाउंड भी ये बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ये भी डिस्कस कर लिया था। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और किसे नहीं कहा जाता है, यानी कि कौन है जो डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। बाकी ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये कलर क्यों शो करते हैं? डी ट्रांजिशन की वजह से, है ना। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। अब हमें क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है। तो चलिए एक बार आप देख लीजिए जो भी हमने अभी तक पढ़ लिया है, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर काफी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने बात की, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात की, इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी कैसे आती है। ठीक, इसके सारे कंपाउंड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। फिर भी ऑक्सीजन जो है ज्यादा स्टेबल, ज्यादा इसके पास एबिलिटी है स्टेबलाइज करने की कंपाउंड को, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में बात की कि अगर जो देखो अगर हमारे पास पैरामैग्नेटिक है, दो तरह से, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। फिर बात की कलर ऑफ कंपाउंड, यानी कि कलर, ये जो कंपाउंड है ये कलर की शो करते हैं डी ट्रांजिशन की वजह से। कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल डिस्कस कर ली थी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देख लिया था, ये कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्मॉल साइज है, ठीक है, स्मॉल साइज है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, इस वजह से। फिर कैटालिटिक एक्टिविटी देख ली थी कि एज अ कैटलिस्ट ये एक्ट करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं, एलॉय ये फॉर्म करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम यहाँ पर देख रहे थे। सबसे पहले हम बात कर रहे थे क्रोमियम के कुछ कंपाउंड की। ठीक है, तो ये बनाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैसे? देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे ये बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का रिएक्शन कराएंगे फ्यूजन मिक्सचर के साथ। अब ये फ्यूजन मिक्सचर क्या है? Na2CO3 प्लस O2 का फ्यूजन मिक्सचर है, तो हमें मिल जाएगा सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, तो हमें मिल जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन अगेन हम कराएंगे KCl के साथ, तो हमें मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसको कूल कर लेंगे तो हमें क्रिस्टल मिल जाएंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट। इजी सी रिएक्शन थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया था तो K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम क्यों यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन। ठीक है, इसको तो यूज करते हैं, लेकिन हम सोडियम डाइक्रोमेट को क्यों यूज नहीं करते? इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि जो सोडियम डाइक्रोमेट है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एक्वस सॉल्यूशन से। इस वजह से यहाँ पर हम सोडियम डाइक्रोमेट को यूज नहीं करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन। इसको यूज करते हैं केवल पोटेशियम डाइक्रोमेट। बाकी जो हमने यहाँ पर ये पूरी एक रिएक्शन पढ़ी, ये रिएक्शन यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स में थी, ये भी हमने देख लिया था। चलिए, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमें बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी? K2Cr2O7 के बारे में बात कर रहे हैं, तो K2Cr2O7 की ही। ठीक है, चलिए
तो एक्शन ऑफ हीट, तो पहली प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ हीट, यानी कि हीट का क्या असर यहाँ पर पड़ता है। तो जब हम लेते हैं K2Cr2O7, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग हीट करने पर ये क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग हीट करने पर ये बनता है K2Cr O4 प्लस Cr2O3 प्लस O2। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब आपको क्या कर लेना है, इसको बैलेंस कर लेना है, इजीली आप कर लेंगे। तो देखो Cr की अगर हम बात करें तो 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन भी हम वो कर सकते हैं, ये आ गया 3 हमारे पास, 3O2, ठीक है। कितना हो गया टोटल, 3 2 जा 6, चलो 2 2 जा 4 और 1 5। चलिए तो इसको बैलेंस करते हैं। 4 2 जा 8 जाएगा 4, ठीक है। पोटेशियम, Cr और ऑक्सीजन, पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन, यही हमें बैलेंस करना है। तो देखो पोटेशियम कितने, 4 2 जा 8, यहाँ पर भी कितना हो गया पोटेशियम, 4 2 जा 8। नेक्स्ट क्रोमियम देख लेते हैं, क्रोमियम कितना है, 4 2 जा 8, यहाँ पर क्रोमियम कितना है, 4 और 2। अगर हम यहाँ पर 2 कर लें तो 2 2 जा 4 और 4 8, 8 यहाँ पर क्रोमियम भी हो गए, 4 2 जा 8, यहाँ पर कितने 4 और 2 2 जा 4, यानी कि 4 प्लस 4 कितने हो गए 8, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, 7 4 जा 28 ऑक्सीजन यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 4 जा 16 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2, हो गया 24। तो ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो हमने क्या किया, इसे हमने यहाँ पर इसे किया है स्ट्रॉन्ग, क्या किया है हमने इसे स्ट्रॉन्ग हीट, स्ट्रॉन्ग हीट हमने इसको किया है। तो हमें ये कंपाउंड यहाँ पर देखने को मिले, क्लियर है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब दूसरी चीज ये है, यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि ये क्या बन रहा है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है ये एक ग्रीन कलर गैस है, ठीक है। चलिए क्या है, ये एक ग्रीन कलर गैस है, तो इसीलिए ये रिएक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाती है। दूसरी चीज ये है कि हमने एक्शन ऑफ हीट के बारे में बात कर ली, ये हो गई हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका, K2Cr2O7 का। तो हम कह सकते हैं कि इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक medium K2Cr2O7 act as strong oxidizing agent। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। जैसे हम कहें यहाँ पर Cr2O7 2 नेगेटिव, एसिडिक मीडियम में ये बनाते हैं Cr प्लस। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये Cr क्या है,
+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है ना एसिडिक मीडियम एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो, अच्छा यहाँ पर एन फैक्टर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, एन फैक्टर आपको निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आना चाहिए कि एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे एन फैक्टर, देखो हम क्या कर लेंगे, पहले यहां से यहां चेक कर लेंगे कि कितने का डिफरेंस है, 6 और 3, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है ना, 6 में से 3 गए, 3 बचे, 3 का डिफरेंस है। मल्टीप्लाई रिएक्टेंट की तरफ देखना है कि कितने हैं, क्रोमियम कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2 क्रोमियम है, तो 3 इंटू 2 ये हो गया 6। तो यहाँ पर ये जो एन फैक्टर है ये कितना आया, ये आया 6। तो इस तरीके से हम एन फैक्टर निकालते हैं। तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये तो हमें पता ही है कि एसिडिक मीडियम में ये एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देख लेते हैं Fe+2 से Fe+3 की रिएक्शन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो कैसे करेंगे इसे, इजीली है, इजी है, यानी कि Fe+2 प्लस हमारे पास क्या था, Cr2O7 2 नेगेटिव, साथ में हमारा एसिडिक मीडियम आ गया H पॉजिटिव, गिव्स, अच्छा ये क्या यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये तो हमें पता है। तो क्या देता है ये हमारे पास मिलता है Cr+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस Fe भी क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और साथ में वाटर, ठीक है, साथ में क्या मिलता है, वाटर। ये हो गई रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए हमें एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब एन फैक्टर तो हमने देखा है ना, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ देखें एन फैक्टर, एन फैक्टर की बात करें तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 का, और रिएक्टेंट में देखना है कितने हैं, क्रोमियम 2 है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ गया है 6 का डिफरेंस। वहीं यहाँ से यहाँ पर देखिए अगर हम Fe में, यहाँ से यहाँ पर देखें तो देखो 2 और 3 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का, मल्टीप्लाई रिएक्टेंट में कितने Fe हैं, 1 ही है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आ गया 1। एन फैक्टर इसका आ गया 6, इसका आ गया 1। अब करते क्या है, ये जो 6 है और ये 1 है, इनका क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करेंगे हम, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रोमियम के साथ, ऐसे को अलग पेन से देख लेते हैं, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम क्रोमियम के साथ और 6 का मल्टीप्लाई हम करेंगे Fe के साथ। इस तरीके से क्या है हमारे पास, ये अलग पेन से देख लेते हैं एक बार, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई होगा क्रोमियम के साथ और 6 का मल्टीप्लाई होगा Fe, इस तरीके से करनी है, ठीक है। ओवरऑल अब हम रिएक्शन लिखें तो क्या रिएक्शन आएगी, ओवरऑल अब रिएक्शन आएगी 6Fe+2 प्लस, ये तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1 ही है पहले से, प्लस 6O7 2 नेगेटिव, प्लस 6 क्या है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो हमें पता है, तो यहाँ पे दी नहीं गई है, ये क्लियर, प्लस H पॉजिटिव गिव्स Cr+3 प्लस Fe+3 प्लस H2। अब इसे हम कर लेंगे बैलेंस। तो देखो 6 Fe इधर है, 6 Fe इधर कर लेते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें लास्ट में क्या करना है, लास्ट में बैलेंस करना है, उससे पहले बाकी के जो है उन्हें बैलेंस कर देना है। क्रोमियम की बात करते हैं, इधर 2 है, इधर भी क्या हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। अब इधर 7 ऑक्सीजन हो गए, इधर कितने हैं, इधर भी हमने ऑक्सीजन 7 कर लिए। हाइड्रोजन की बात करते हैं, इधर कितने हैं, 7 दूनी 14, यानी कि 14 हाइड्रोजन है, इधर भी क्या कर लेते हैं, 14 हाइड्रोजन कर लेते हैं। तो क्या अब ये बैलेंस है,
क्या अब ये बैलेंस है? हाँ बिल्कुल बैलेंस तो लग रहा है। जो चार्ज को चेक कर लेते हैं। 6 टू 12 प्लस यहाँ पर कितना है -2 प्लस 14 कितना हो गया टोटल? ये हो गया है 10 20 24। इधर चेक कर लेते, इधर कितना है 3 टू 6 प्लस 18, ये हो गया 24। चार्ज क्या है दोनों जगह पर बराबर है, यानी कि ये रिएक्शन क्या है, एक कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन अब बन चुकी है। क्लियरली समझ में आ रहा है? इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत इजी है, आगे भी हमें ये सॉल्व करना है। आगे क्या करना है, आप खुद से एक बार I नेगेटिव से I2, ठीक है, एक बार आप खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं हमने किया। पहले तो हमने सिंपल सी रिएक्शन लिखी, फिर हमने n फैक्टर निकाला। n फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। CR का जो आएगा उसको FE से, FE का जो आएगा उसको CR से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिएक्शन का एक स्केलेटन इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है, जो हमने केवल रेड से लिखा हुआ है। उसके बाद हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने की ट्रिक ये है कि हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी कि H2O और H पॉजिटिव को सबसे लास्ट में क्या करना है, बैलेंस करना है। पहले हमें बाकी के कर लेने हैं, फिर हमें करना है ऑक्सीजन बैलेंस, देन हाइड्रोजन बैलेंस। इसकी भी एक ट्रिक, ठीक है, क्योंकि पहले अगर हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारा हमें बार बार करना पड़ेगा। पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करना है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और अगर इतना कुछ कर लिया है, बैलेंस कर लिया, तो लास्ट में बस चार्ज चेक कर लेना है कि चार्ज करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। चार्ज करेक्ट आया यानी कि करेक्ट हमने जो है रिएक्शन को सॉल्व किया हुआ है या करेक्ट रिएक्शन को बैलेंस किया। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए। इतना कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने कर लिया होगा वैसे तो, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो ये आ गया हमारे पास I नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम gives Cr प्लस 3 प्लस I2 और साथ में वाटर। चलो अब अगला स्टेप क्या है हमारे पास, वो स्टेप है कि n फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर तो n फैक्टर सेम ही रहेगा, है ना। ये देखो कितना है, दो डिफरेंस कितना है हमारे पास, क्योंकि ये है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो डिफरेंस कितना है 3 का, क्रोमियम कितने हैं 2, तो n फैक्टर कितना आ गया है 6। वैसे ही I नेगेटिव से I2 की अगर हम बात करें तो क्या है 1, है ना, एक का ही तो डिफरेंस है, इधर एक है इधर एक भी नहीं है। इनटू कितने I है, एक ही है, तो कितना आ गया ये 1। बस अगेन क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 का मल्टीप्लाई I के साथ और 1 का मल्टीप्लाई CR के साथ, इस तरीके से ऐसे कर लेना है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, वापस से इसे लिख लेंगे। तो ये हो गया 6 I नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, ये आ गया, प्लस हमारा H पॉजिटिव आ गया यहाँ पर, gives Cr प्लस 3 प्लस I2 और साथ में आ गया है वाटर। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो इजी है बैलेंस करना। देखो 6I इधर है तो 3 यहाँ पर कर लेंगे, 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 यहाँ पर तो है ही। बाकी क्रोमियम की बात करें तो 2 इधर है तो 2 इधर लिख लेते हैं, 2 क्रोमियम इधर आ। अब मैं ऑक्सीजन को कर लेते तो ऑक्सीजन किधर कितने इधर 7, इधर लिख लेते हैं 7। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 14 और इधर है इधर भी 14। ठीक, चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है। तो ये हो गया -6 प्लस -2 प्लस 14, जो कि कितना आया है 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, -14 कर लेंगे तो कितना आ गया 6 प्लस 6। ठीक है, सेम यहाँ पर भी चेक कर लेंगे, 3 2 6 तो ये हो गया +6, यहाँ पर भी आ गया, बाकी तो कहीं पर है नहीं चार्ज। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया है,
बैलेंस भी चेक कर लिया है कि कैसे हमें बैलेंस यहाँ पर करना है। क्लियर है? तो बाकी कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो और क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। अगर आपने ये कर लिया है तो वेरी गुड, अगर आपने नहीं किया है, कोई कंफ्यूजन हुई या गलत कर लिया तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व ऐसे करते हैं। यानी कि रिएक्शन भी ऐसी करनी जैसे अभी तक हमने 2 रिएक्शन किए, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको घर से ये करके आना है। नेक्स्ट, जैसे अगर हमने कहा कि H2S से S बना, तो ये क्या बनाता है? वाइट टर्बिडिटी, यानी कि टर्बिड सॉल्यूशन बनाता है। जैसे कि अगर हम वाटर में कुछ ड्रॉप्स मिल्क के डाल दें, वाटर में हमने क्या किया, कुछ ड्रॉप्स मिल्क के डाल दिए, तो वो जो पूरा सॉल्यूशन है वो हल्का हल्का मिल्की हो जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये वाइट टर्बिडिटी हमें देखने को मिलती है H2S से S सल्फर जब बनता है। ठीक है, तो वाइट टर्बिडिटी हमें देखने को मिलती है। बाकी ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको नोट कर लेने हैं। ये अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाले ये जो है अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, आप इन्हें एग्जाम्पल में भी नोट कर लीजिए। और आप इसको जो है पूरा रिएक्शन करके बैलेंस करके इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये आपको करना है, ये है आपका होमवर्क, नोट कीजिए इतना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। अब ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्या है? ये टेस्ट किया जाता है Cl नेगेटिव आयन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो जो Cl नेगेटिव आयन है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो हम कोई भी सॉल्यूशन लेंगे जिसमें Cl नेगेटिव होगा, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसमें H2SO4 और Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्रोमिल क्लोराइड गैस देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम इस टेस्ट को कंफर्म कर सकते हैं कि और यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होता क्या है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, Cl नेगेटिव आयन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट को यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो क्या करना है, कोई भी सॉल्यूशन ले लेना है जिसमें Cl नेगेटिव हो, H2SO4 और Cr2O7 के साथ रिएक्शन करानी, हमें क्रोमिल क्लोराइड गैस मिल जाएगी। ये आपका होमवर्क है, आप इसे खुद से एक बार ट्राई करेंगे कि कैसे कैसे आपको इसे करना है। नोट कीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।